नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है JIBCIB ट्यूटोरियल्स के इस चैनल पे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उन्हें पसंद कर रहे हैं। हमें बहुत सारे कमेंट्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मिल रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें लगातार भेजते रहें। I will once again request you to please keep sending your feedback, whatever suggestions you have, if any another better idea you have for our channels or our videos, on our WhatsApp number or in the comment box in this video. दोस्तों, हमारा आज का वीडियो एक कंबाइंड लेक्चर है JIBCIB दोनों के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग इस समय CIB के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि यूनिट 2 का एक चैप्टर है AVM के अंदर। और JIB के अंदर हम लोग इस समय अकाउंट्स में से जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है इंटरेस्ट एंड एन्युटी, जो कि यूनिट 1 का एक चैप्टर है। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो JIB और CIB के इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए बिल्कुल सेम है, इसलिए हम इसका एक कंबाइंड लेक्चर शूट कर रहे हैं। हालांकि हम वीडियोस अलग अलग अपलोड करेंगे ताकि प्लेलिस्ट में आपको कंफ्यूजन नहीं हो, वीडियो देखने के दौरान आपको कंफ्यूजन नहीं हो। लेकिन आई प्रॉमिस यू कि इसमें किसी भी तरह का कोई मिक्सचर नहीं होगा। एक टोटल कॉन्सेप्ट से आप दोनों को समझ में आएगा, आप दोनों जो JIB के स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आएगा और जो CIB के स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आएगा। आज हमारे इस सेशन में हम लोग सिर्फ 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे और इन दोनों के साथ हमारा CIB का टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर और JIB का एन्युटी और इंटरेस्ट वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वैसे तो हम लोग दोनों सेक्शन पे काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन CIB की क्लास में हमने लास्ट जो डिस्कस किया था वो था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ EMI। दोस्तों, अभी तक आप सब ने एन्युटी के बारे में काफी कुछ जान लिया है, सीख लिया है और समझ लिया है, लेकिन इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है, वो है कैलकुलेशन ऑफ EMI। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक। वैसे तो आप सब जानते हैं कि हमारे इस पूरे चैप्टर के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी और या फिर इंटरेस्ट या एन्युटी किसी के अंदर भी हमारा फॉर्मूला फिक्स रहता है, व्हिच इज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r टू द पावर n, एंड फॉर JIB स्टूडेंट्स यू नो फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट व्हिच इज a इनटू 1 प्लस r टू द पावर n, व्हिच इज सेम। बट जब हम EMI की बात करते हैं तो कई बार हमको वो फॉर्मूला यूज करने में थोड़ी दिक्कत जाती है, और वो दिक्कत सिर्फ इस वजह से है कि हमको कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो सकता है। बट हमारे पास उसका एक रास्ता है कि हम EMI कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक अलग बात है कि आप एग्जाम के दौरान या फिर किसी भी तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए असाइनमेंट्स में भी आप फॉर्मूला का यूज करें, हम भी यूज करेंगे। बट डज नॉट मीन कि आप जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको आप मिस करें, उस कॉन्सेप्ट को उस फॉर्मूले से भी लिंक नहीं कर पाए। हमें ये नहीं करना है। किसी भी गिवन एन्युटी में आप समझ रहे हैं EMI का केस एन्युटी का ही केस होगा, क्योंकि EMI इज अ फॉर्म इन फॉर्म ऑफ लोन, और उसमें हर टाइम पीरियड एंड होने के बाद एक पेमेंट हो रही है, तो ऑब्वियसली इट्स अ काइंड ऑफ एन्युटी। और जब ये एन्युटी है तो हमारा वो वाला फॉर्मूला जो है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो इसमें वर्क करेगा। लेकिन EMI निकालने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, वेयर EMI इज इक्वल टू P into, you can take this as a bracket and this as another bracket, P into R into 1 plus R to the power n divided by 1 plus R to the power n minus 1. This minus is not in power, this minus is in this fraction. आप हमेशा की तरह जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है उसमें आपको अच्छे से पता है कि R जो है वो हमारा एक फ्रैक्शन है, which is capital R by 100, where capital R is rate of interest and n is time period. What is P? P is the loan amount principal, यानी कि जो जितने अमाउंट का लोन आपने शुरुआत में दिया हुआ है वो हमारा P है, यानी कि वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला जाए कि 10,000 रुपए आपने किसी को लोन दिया, या आपने किसी से लोन लिया, 10,000 रुपए का लोन लिया सम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए, तो आपको पूछा जाएगा कि आपकी EMI क्या है। तो आपके लिए बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। 10,000 रुपए इज योर प्रिंसिपल, 10% आपको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है और आपको टाइम पीरियड 3 साल दिया हुआ है। इन सब में हम रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और हमारी EMI निकालेंगे। अगर आप में क्यूरियोसिटी है, आप ये जानना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो जो सिंपल हमने अभी तक सीखा है, यानी कि टाइमलाइन ड्रॉ करके, मान लीजिए 3 साल के लिए है या किसी भी एंड पीरियड के लिए है, आप एक एक ट्रांजैक्शन करिए, उसको कन्वर्ट करके प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर के आइए, आप ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं।
बट फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं है बिकॉज ये हमारे कोर्स का पार्ट भी नहीं है। ये फॉर्मूला बहुत क्लियर है और बहुत आसान है इसको याद करना, इसलिए हम उसके अंदर नहीं जा रहे। हमको इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए कुछ एग्जांपल्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम अपनी क्लास शीट का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप इस फॉर्मूले के बेस पर ही हम लोग सवाल करेंगे। और फिर मैं आगे बढ़ने से पहले ये जो कंटेंट है ये सब मिटा करके आपके साथ एक क्वेश्चन के साथ मिलता हूँ। और वो क्वेश्चन मुझे चूंकि वो क्वेश्चन CIB की शीट में है और JIB के स्टूडेंट्स के लिए वो क्वेश्चन शायद आपकी शीट्स में अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए वो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दूंगा। इस बार मैं ये जो टॉपिक हेडिंग लिखी हुई है इसको मुझे मिटाना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन माइट बी लेंथी। सो मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये कंबाइंड सेशन है CIB के टाइम वैल्यू ऑफ मनी के स्टूडेंट्स और JIB के इंटरेस्ट और एन्युटी स्टूडेंट्स के। अब इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, मैं आपको वापस मिलता हूँ एक क्वेश्चन के साथ जिसमें हम इस फॉर्मूले का यूज भी समझेंगे और इससे जुड़े हुए कुछ और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, CIB की शीट का जो आपकी क्लास शीट है उसका 10वां क्वेश्चन है, लेकिन JIB के स्टूडेंट्स की शीट में नहीं है, इसलिए मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिख दिया है। एक बार पढ़ लेता हूं मैं आपके साथ। You want to buy a house, you want to buy a 1,20,000 rupees house. I know आपको बहुत चीप दिख रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन इनिशियली डॉलर में था, तो obviously now I think it's fine. You want to buy a 1,20,000 rupees house and apply for mortgage loan. The bank requires a 20% down payment. Okay, it will give you a 25-year loan at 8.75% annual interest rate, payable in monthly installment. How much is your monthly payment? क्या कहना चाह रहा है कि 1,20,000 रुपए का तो घर है, राइट? 1,20,000 रुपए जो आपका है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, वो आपका घर का कॉस्ट है और उसमें से आपको 20% डाउन पेमेंट करना है, यानी कि अगर लोन की भाषा में बात करी जाए तो ये हमारा मार्जिन अमाउंट है, राइट? और 25 साल का लोन आपको बैंक देगा 8.75% पे, हमको EMI निकालनी है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। वैसे तो ये डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने का क्वेश्चन है, बट स्टिल आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव इट अ ट्राई। आप कोशिश करें, वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करें, आंसर तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर कुछ इशू आता है तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो को पॉज करें एंड प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन फॉर वंस। चलिए, आई होप आपने अटेंड किया होगा। ओके, सबसे पहले हमको इस फॉर्मूले के अंदर चाहिए प्रिंसिपल। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो 1,20,000 रुपए नहीं होगा। अगर आप में से किसी ने प्रिंसिपल को 1,20,000 रुपए लिखा है तो प्रिंसिपल आपका 1,20,000 रुपए नहीं होगा, क्योंकि वो आपका कॉस्ट ऑफ हाउस है। आपका प्रिंसिपल होगा 80% ऑफ दिस अमाउंट, क्योंकि लोन जो आपको बैंक दे सकता है वो 80% ही दे रहा है। आपको उसने लिखा है कि हमको 20% डाउन पेमेंट चाहिए, यानी कि 80% आपका जो है वो आपको लोन उतना ही मिल सकता है। तो 1,20,000 का 80% जो है वही आपको लोन मिल सकता है। तो 1,20,000 का 80% ही हमको लोन मिल सकता है, विच इज 96,000। यानी कि आपको लोन जो मिलेगा, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा लोन का, वो सिर्फ 96,000 ही हो सकता है, आपको इतना ही लोन मिल सकता है। अब आते हैं रेट पर। इस फॉर्मूले में हमको P पता चल गया, हमको रेट जानना है R। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका ये जो फॉर्मूला है वो डिराइव्ड आपके उसी फॉर्मूले से हुआ है जो अपना बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, ये डिराइव उसी से हुआ है। तो इसीलिए इसमें बाकी जो कॉन्सेप्ट्स थे रेट के, कंपाउंडिंग वाले और मंथली और क्वार्टरली कंपाउंडिंग वाले, वो सब सेम ही रहेंगे। यानी कि अब हम जब R की बात करेंगे तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कंपाउंडिंग कैसी हो रही है, क्योंकि ये EMI है, मंथली पेमेंट है। आप सभी जानते हैं मंथली पेमेंट है, यानी कि हमारा जो कंपाउंडिंग है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग है वो मंथली होगी। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग मंथली होगी तो रेट जो कि 8.75 कैसे दिया हुआ है, यस एनुअल दिया हुआ है, तो हमको इसको मंथली कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 8.75 डिवाइड बाय 12, राइट, है ना, ये करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि ये हमारा तो रेट हो गया, कैपिटल R हो गया। आप जानते हैं कि ओके, मैं इसको ऐसे लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये आपका कैपिटल R हो गया, 8.75 डिवाइड बाय 12। आपको निकालना तो है R क्या होता है? कैपिटल R बाय 100, यानी कि इसमें भी 100। 8.75 डिवाइड बाय 1200, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करिए। आई होप यहां पूछे, चलिए मैं यहां लिख देता हूं 0.007, ये आपका आएगा, ठीक है, 007 जेम्स बॉन्ड, राइट। ये आपका आएगा R इज इक्वल टू 0.007। अगर ये पॉइंट ठीक से विजिबल नहीं है तो इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं, ठीक है। ओके, सो दिस इज अवर R, दिस वाज अवर P, ओके। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज N।
आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जब कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी ईयरली के अलावा मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली कुछ भी हो, तो जो फैक्टर है उसके साथ हम रेट में डिवाइड करते हैं और टाइम में मल्टीप्लाई। अब रेट में आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो टाइम में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टाइम वैसे दिया कितना हुआ है क्वेश्चन में देखेंगे, टाइम कितना दिया हुआ है, हाउ मच इज द टाइम गिवन, इट इज 25 इयर्स। अब 25 इयर्स अगर दिया हुआ है तो यानी कि हमारा जो इयर्स में टाइम है वो 25 है। याद रहे मैंने आपको ये भी डिस्कस किया है कि ये सब जो हम कर रहे हैं डिवाइड, ये सब हम तब करते हैं जब हमको रेट और टाइम ये सब ईयर में दिया हो। यहाँ पर हमको रेट और टाइम ईयर में दिया था इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। अगर हमारा रेट और टाइम मंथ में दिया होता राइट तो फिर हमको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, हम सीधा इस फॉर्मूले में आर और एन की वैल्यू पुट कर देते। हमको टाइम 25 साल दिया हुआ है, ऑब्वियसली उसमें हम 12 से जितने मंथ होते हैं एक साल में उससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट विल बी 300 राइट। तो हमने इस फॉर्मूले में से t की वैल्यू निकाल दी, r की वैल्यू निकाल दी और फिर n की वैल्यू भी निकाल दी। अब हमारा कुछ काम बचा नहीं है, हमें सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल देना है। आई नो पावर 300 करने में आपको शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, बट बिलीव मी इस तरह के इतने लॉन्ग कैलकुलेशन के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन आई हैव टू मेक दिस पॉइंट ऑफ दिस मार्जिन कंटेंट, इसलिए हमें ये क्वेश्चन यूज करना पड़ा। तो आप इसको p की वैल्यू इसमें रखिए, r की वैल्यू रखिए, n की वैल्यू रखिए। अगर आपको 300 तक कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो, क्योंकि आई नो कि जो कैलकुलेटर आपके पास होता है उसमें नंबरिंग कुछ के बाद खत्म हो जाती है, you can calculate it from Excel also because just to get the answer in your question, in generally in your examination, even in your assignment, the questions are of mostly 5 years and 6 years and maximum 10 years, not more than that. So आप वैसा करिए और उससे आप आंसर निकालिए। EMI आपका कितना आएगा वो मैं लिख देता हूँ इसका, it will be 766.55 and that will be actually approx। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कितने डिजिट तक आप लेते हैं। अगर 2 डिजिट तक लेते हैं तो हो सकता है आपका आंसर कुछ और है। मैंने 3 डिजिट तक लिया है विद 5 अप्रोक्सीमेशन, तो मेरा आंसर ये आ रहा है। आपका आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। आई होप इट इज देयर। अगर आपके पास नहीं हो तो 766.55 इज योर आंसर। ठीक, ओके, आई होप आई हैव मेड माय सेल्फ क्लियर कि हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमको कॉस्ट ऑफ हाउस दिया हुआ था, हमको बोला था कि 20% डाउन पेमेंट करना है and we have to calculate the EMI for a loan of 25 years for this rate. What we have done, we have used this formula where principal we have to calculate by 80% because 20% was the margin given, so obviously our principal amount for rate will be 80% of that. Our rate, that small r will be rate में हम rate will be divided by 12, the frequency is monthly, that's why it will divide by 12 and then divide by 100 because small r is equal to capital R by 100. Time will be 25 into 12, that's 300. We have to put all these values in this formula. I already calculated it, to save your time, and you can also calculate it. If you have not, please pause this video and calculate it. Get to the answer. Any doubts if you have, please go back and watch the video again so that you are very clear with this concept. We are also going to see some twists and turns in our next question. So I hope if you are clear with that, we are good to go. Please note it down whatever you want to, and then we will move ahead. चलिए दोस्तों, हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये JIB की क्लास शीट से है, जो JIB के हमारे FB के स्टूडेंट्स हैं फॉर एन्युटी एंड इंटरेस्ट, वो अपनी क्लास शीट में से क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, है ना। वो क्वेश्चन है और चूंकि JIB के स्टूडेंट्स की शीट में क्वेश्चन नहीं होगा इसलिए मैंने वो क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है। एक बार उनके साथ में क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, आप शीट में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। A person wishes to borrow ₹5,000 now and 4,000 2 years from now on. Both loans require a repayment of equal monthly payment made at the end of each month for next 5 years. What is the monthly payment या monthly installment? Assume 10% compounded monthly. देखिए इस क्वेश्चन में अब यहाँ पर एक समझने की बात ये है कि अगर आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं, एक काम करते हैं, हमारी जैसी प्रैक्टिस है, आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से अपने हिसाब से ट्राई करिए, जो भी आपको जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन फर्स्ट एंड देन we will meet again. You first try to solve this question and then we will meet again with the solution. चलिए, आप देख सकते हैं कि मैंने इसके लिए ऑलरेडी टाइमलाइन ड्रॉ कर रखी है एज पर आवर ट्रेडिशन इस क्वेश्चन के लिए। तो फिलहाल मैंने इसमें 5 साल के लिए ड्रॉ किया हुआ है। आप जानते हैं कि इसे मंथली कंपाउंडिंग है, तो एक्चुअली जो टाइम पीरियड ड्रॉ होना चाहिए वो मंथ के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन मैंने फिलहाल अभी इसको ईयर के लिए किया। अगर आप चाहें तो इसको मंथ्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट for now that's not important. What I'm trying to explain it to you, for that years will be needed. So मैंने भी years ड्रॉ किए हुए हैं इस पे।
और हमारा क्वेश्चन ये है कि अ पर्सन विशेस टू बोरो रुपीज 5000 नाउ एंड 4000 2 years फ्रॉम नाउ। सो दिस इज अवर 5000 रुपीज आज, ठीक है, आज उससे 5000 रुपए लिए, ओके। उसके बाद 2 साल के बाद, यानी कि जब 2 साल कंप्लीट हो गए तब उसने जाकर के 4000 रुपए लिया, ठीक है। और इसका उसने जो रीपेमेंट किया है, ओके, वो इस पूरे एंड ऑफ टाइम पीरियड तक किया है। और अगर हम इस पूरी साइकिल को मंथ्स में डिवाइड कर दें तो हमारा जो रीपेमेंट हुआ है वो कैश इन ऑफ एवरी मंथ वी हैव अ कैश इन ऑफ व्हाटएवर अमाउंट दैट वी हैव टू कैलकुलेट ऑब्वियसली इन फॉर्म ऑफ ईएमआई, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं। I will repeat it that there are two disbursement, one is of 5000, second is of 4000. This is after 2 years and we have to calculate EMI for this whole loan of amount, obviously on a different time period, on this timeline. अगर आपने अभी तक जो हमारा एन्युटी का कॉन्सेप्ट है, जो हमने आज तक कैश फ्लो के बारे में पढ़ा है, अगर उसको समझा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। आपके लिए इस पॉइंट 0 पर एक ट्रांजैक्शन है 5000 रुपए और 2 साल बाद दूसरा ट्रांजैक्शन है 4000 रुपए। आपको ईएमआई कैलकुलेट करनी है। अब आप भी जानते हैं कि ईएमआई के लिए कैलकुलेट करने के लिए आपका जो फॉर्मूला है उसका प्रिंसिपल तो आपको एक ही डालना पड़ेगा। और अभी तक आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि वो प्रिंसिपल आप 9000 तो नहीं डाल सकते, क्योंकि वो जो 9000 अगर आप डालने की कोशिश कर रहे हैं यानी कि इन दोनों का सम, तो वो वैसे ही गलत है, क्योंकि वो वैल्यू टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीआईबी के स्टूडेंट्स के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज ऑलवेज डिफरेंट एट अ डिफरेंट टाइम। इस टाइम पर इस 4000 की वैल्यू 5000 नहीं 4000 नहीं होगी, राइट। आप सब समझ रहे हैं, ये 4000 जो है उसकी वैल्यू यहां पर 4000 नहीं होगी। इस 4000 की वैल्यू यहां पर जो होगी वो 4000 नहीं होगी, कुछ और होगी। वो क्या होगी वो हम देख सकते हैं, लेकिन वो 4000 तो बिल्कुल नहीं होगी। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो प्रिंसिपल है हमारे फॉर्मूले के लिए वो 4000 प्लस 5000 यानी कि 9000 तो नहीं होगा। अगर आप वो भी कर रहे हैं तो वो भी गलत है। इसलिए हमें क्या करना है, सिंपली अब क्वेश्चन को करते हैं। हमको ये 4000 रुपए को यहां पर लेकर के आना है। हमें प्रिंसिपल यहां पर चाहिए, हमें इस 4000 रुपए को यहां पर लेकर के आना है और इसका जो भी हमारा आएगा यहां पर वैल्यू 4000 को कन्वर्ट करने का, उसको इससे ऐड कर देना है, वो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। बाकी हमें इस क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, हमारे ईएमआई का फॉर्मूला हमारे सामने है, उसमें वैल्यू रखनी है एंड आंसर इज योर्स। आई विल रिपीट, बिकॉज़ वी नीड प्रिंसिपल हियर, so what we have to do, we have to convert this 4000 rupees which is after 2 years to this point, and then we have to say that I have converted it into value at this point, and then summation of that value I will use that as a principal. इस 4000 रुपए को यहाँ पर कन्वर्ट करने का क्या आसान तरीका है। हम जानते हैं कि फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू यानी कि आज की वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, यस, डिस्काउंटिंग करना पड़ता है। तो हमें बस 4000 रुपए को डिस्काउंट कर देना है। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी इस पॉइंट पर, एंड गिवन इज फ्यूचर वैल्यू। फॉर्मूला हम सबको पता ही है हमेशा से, 1 + r to the power n, राइट। चलिए फ्यूचर वैल्यू हमको क्या दी हुई है, फ्यूचर वैल्यू दी हुई है 4000 रुपए। 4000 रुपए को हमको कन्वर्ट करना है, राइट, ब्रैकेट 1 प्लस, अब r पर आ गए। ईएमआई का केस है, ऐसे तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमको जो रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10%, एज्यूम 10%, 10% कंपाउंडेड मंथली। अब किसी को ये लग सकता है कि ये 10% मंथली रेट दिया हुआ है, नहीं। अगर 10% मंथली रेट दिया होता तो वो ये नहीं कहता कि 10% कंपाउंडेड मंथली, वो ये बोल रहा है कि 10% का रेट है जिसको मंथली कंपाउंड किया जा रहा है। यानी कि हमारा ये जो रेट है वो उस रेट पर हमें कंपाउंडिंग अप्लाई करनी है। और वो अप्लाई कैसे करते हैं हम, रेट को डिवाइड करके एंड टाइम को मल्टीप्लाई करके। तो हमारा ये जो रेट है ये हमारा ईयर एनुअल टर्म्स में दिया हुआ है व्हिच इज 10%। तो हमको इस 10% को कंपाउंड मंथली चूंकि है तो 12 से डिवाइड करना है, और ऑब्वियसली चूंकि r इज इक्वल टू कैपिटल R बाय 100 तो 100 से भी डिवाइड करना है। और इसका पावर कितना होगा, हमको चूंकि हम जानते हैं कि हमारा टाइम पीरियड 2 साल है, हमको टाइम को मल्टीप्लाई करना है उस फैक्टर से। हमारा टाइम पीरियड यहाँ पर 2 साल है, तो 2 into 12। कहां से आया ये, n हमारा 2 होता है, पावर n होती है, n हमारा 2 होता है, और हमको जैसे हमने 12 से डिवाइड किया था, 12 से डिवाइड किया था, वैसे ही हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो मंथली है जिसका फैक्टर 12 होता है। और हम जानते हैं कि मंथली कंपाउंडिंग के केस में रेट को 12 से डिवाइड और टाइम को 12 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब कुछ बचा नहीं है, कैलकुलेशन बात की, ये कैलकुलेशन आपके साथ ही करता हूं। 10 डिवाइडेड बाय 1200 that is 1.008, right? So this will be 1.008
1.008 टू द पावर 24 आप कैलकुलेट करेंगे और उसको 4000 से डिवाइड करेंगे। मैं कैलकुलेट करता हूं आपके साथ। कैलकुलेशन में हमें बिल्कुल भी इग्नोरेंस नहीं करना है, पूरा कैलकुलेट करना है इसको। It is 3303.75. It is 3303. 3303.75। ये क्या आया है? ये हमारा 4000 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू आया है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। जब हमारे 4000 का प्रेजेंट वैल्यू इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कुछ आ गया, अब हमें चाहिए क्या था? हम लोग किस चीज की तलाश में थे? हम लोग तलाश में थे कि हमारा P जो हमारा फॉर्मूले के लिए जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट है वो आ जाए। तो आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट आ चुका है। क्या है वो? 5000 रुपीज प्लस 3303.75 which will be obviously 8303.75। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। आपको ईएमआई कैलकुलेशन का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको पता चल गया। और क्या क्या लगता है उसमें? आर लगता है। आर की वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई है, 0.008 आई थी। ठीक है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखिए, अब जब हम लोग ईएमआई निकाल रहे हैं तो पूरे 5 साल के लिए निकाल रहे हैं। Now when they are calculating EMI, they are calculating it for 5 years now. Now we will not use N as 24 or something. Now we will use N as 5 into 12, which will be 60. समझ रहे हैं आप? अभी जो हमने यहाँ पर N की वैल्यू 24 यूज करी थी, 2 into 12 वो क्यों यूज करी थी? क्योंकि हम लोग सिर्फ इस पॉइंट को इसको कन्वर्ट कर रहे थे। अब जब हमें EMI निकालनी होगी तो हमें इस पूरे ट्रांजैक्शन के लिए EMI एंड तक के लिए, यानी कि पूरे 5 साल तक के लिए निकालनी होगी। उस केस में हम लोग जो N यूज करेंगे वो होगा 5 साल, और ये लोग मंथली कंपाउंडिंग की वजह से वो मल्टीप्लाई होगा 12 से, which will be 60। तो आपको जो n यूज करना है वो 60 है। आपका p हो गया ये, n हो गया आपका 60 और r हो गया आपका 0.008। बस अब इसके बाद आपको फॉर्मूला दिया हुआ है मैंने ऑलरेडी, फॉर्मूले में आप वैल्यू रखिए और आंसर मैच करिए। आपका आंसर a आएगा 175.80। आपका अगर 174 पॉइंट समथिंग भी आ जाता है तो दैट्स अप्रोक्सीमेटेड, बिकॉज़ आप में से कुछ लोग दो डिजिट का कैलकुलेट कर रहे होंगे, कुछ लोग एक डिजिट का, कुछ लोग कैलकुलेटर में ही पूरी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे, और कई बार ये आंसर साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी निकाले जाते हैं जो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। सो एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम 174.8 टू 175.80 इज कंसीडर्ड एज 175.80। ए ऑप्शन इसका आंसर जो है। ओके, जेआईबी के शीट्स में ऑप्शंस हैं, पर आपके लिए जो सीआईबी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आंसर है 175.80। अप्रॉक्स है ये, आपका आगे पीछे जो भी आता है लगभग, एंड दैट विल बी कंसीडर्ड। सो दैट्स हाउ। अभी हमारा कैलकुलेशन पॉइंट नहीं है, ये हमारा ये जो पॉइंट है ये इसमें हमको कंसीडर मेनली डिस्कस करना था कि हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा इस अमाउंट को इस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रेजेंट वैल्यू। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन में डाउट है, आप वीडियो को बैक करिए और वापस से देखिए। हम लोग मिलते हैं अपने इस चैप्टर के, जेआईबी सीआईबी के इस वीडियो के अगले, इस चैप्टर के अगले कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों, हम लोग अपने चैप्टर का अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आज के वीडियो का अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, दैट इज रूल ऑफ 72। इट इज अ वेरी स्वीट एंड सिंपल कॉन्सेप्ट, बट कई बार इसमें मिस क्वेश्चन आ जाते हैं और स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो इसको देख लेते हैं। मैंने इसकी लैंग्वेज ऑलरेडी लिखी हुई है। इट्स वेरी सिंपल, दैट basically the rule of this rule of 72 is that number of years to double any money at given rate r is 72 by r. What it means, like if somebody is going to invest or take loan, whatever it may be, is going to invest or take loan or debt in any case, if the rate of interest is whatever is applicable, annual rate of interest I'm talking about, if rate of interest applicable in that case is r, okay, and you have to identify that in how much time that particular amount will be double of its value. Like today you are going to invest 1000 rupees, in how much time it will be 2000 if you are investing it with some rate of interest given to you. If you have to calculate this, so the formula for that is 72 by r. That rate you have to divide 72 by that rate what is given to you, and what is the value you get, that is the time period in which that money will be doubled. आपको जो भी अमाउंट दिया हुआ है, आपको फॉर दैट मैटर आपको अमाउंट नहीं भी दिया हो, आपको सिर्फ अगर रेट दिया हो कि इस रेट का यूज करके कोई भी मनी कितने टाइम में डबल हो सकती है, उसके लिए आपको सिंपल फॉर्मूला है 72 से आपको डिवाइड करना है। इसको और एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हमारे जेआईबी के स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्लास शीट का ये क्वेश्चन नंबर 10 है। फॉर द जेआईबी स्टूडेंट्स इट इज क्लास शीट क्वेश्चन नंबर 10, एंड फॉर सीआईबी स्टूडेंट्स इट इज अ क्वेश्चन ऑफ योर असाइनमेंट।
sorry to discuss a question of assignment in class sheet, but I don't have any question in that class sheet of yours. This question is of your assignment, question number 6 for CIB students, and it is a question of your class sheet, question number 10 for JIB students. So what is the question? Question is, how long it will take for an investment to quadruple in value with effective rate of 12%, यानी कि 12% रेट के हिसाब से कितने टाइम पीरियड में कोई भी अमाउंट 4 गुना हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अभी मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी रेट दिया हुआ हो और आपको ये जानना हो कि उस रेट का यूज करते हुए कोई भी अमाउंट कितने टाइम में डबल हो जाएगा। उसका फॉर्मूला है 72/8, यानी कि 72 से उस रेट को हमको डिवाइड कर देना है। तो हमें 12 हमारा रेट दिया हुआ है, 72 को 12 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 6, यानी कि 6 साल में 12% के रेट के साथ कोई भी फंड डबल हो जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने साल में 4 गुना वो फंड हो जाएगा। तो जब 6 साल में डबल होगा तो जाहिर सी बात है 12 साल में वो 4 गुना हो जाएगा, क्वाड्रपल हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी 12 years, सी पार्ट। इट्स दैट मच सिंपल कॉन्सेप्ट इज देयर। लेकिन मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, स्पेशली फॉर सीआईबी स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने इस फॉर्मूला जो हमारा था फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, उसका हमने डीप एनालिसिस शुरू किया था। हमने ये देखा था कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने रेट के लिए एक पूरा डिटेल डिस्कशन किया था जिसमें हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करी थी। दिस इज ओनली फॉर सीआईबी स्टूडेंट्स। तो हमने रेट के लिए भी कैलकुलेशन कर लिया था। और आज हम लोग जो देख रहे थे अभी, जो वो ईएमआई का वाला कैलकुलेशन था, दैट इज वंस अगेन योर वैल्यू कैलकुलेशन। बट अब ये जो चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये टाइम एन की हमने जो बात करी थी, आपको याद होगा कि अगर फॉर्मूले में हमने एक वेरिएबल का कैलकुलेशन किया था, हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, फ्यूचर वैल्यू निकाली, रेट के लिए भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे। अगर अब आपको एन के लिए कोई डायरेक्ट कॉन्सेप्ट चाहिए तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर क्वेश्चन में, याद रखिए, अब ये बात मैं आप सबसे कर रहा हूँ, दोनों स्टूडेंट से कर रहा हूँ, जेआईबी हो या सीआईबी का, जब आपको एग्जाम के अंदर कुछ भी क्लू नहीं दिया हो, जैसे इस क्वेश्चन में अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है 72% वाला, तो आप इस क्वेश्चन को इतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते, या फिर आपको शायद ज्यादा टाइम लगे, क्योंकि आप कुछ अमाउंट एज्यूम करेंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद आंसर तक पहुंचेंगे। लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब भी किसी क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू यानी कि अमाउंट पूछा गया है, तो हमारा बेसिक फॉर्मूला वही है। जब हमें टाइम पूछा गया है, तो ऐसा हो सकता है कि हमारा टाइम के लिए जो पैरामीटर है वो यही हमारा रेट वाला पैरामीटर हो, विच इज अवर रूल ऑफ 72 वाला पैरामीटर हो, जिसमें हमको 72 से डिवाइड करना है। इस कॉन्सेप्ट को जब भी क्वेश्चन में आपको टाइम पूछा गया, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको एक ट्राई जरूर देना है, स्पेशली तब जब आपको नंबर ऑफ वैल्यू डायरेक्ट इस तरह से पूछी जा रही होगी, कितने टाइम में डबल हो जाएगा या क्वाड्रपल हो जाएगा, या इवन जो आपको वैल्यूज दी हुई है कि 500 रुपए डबल होकर के 1000 रुपए हो गए, तो अगर आपको ये जज हो पा रहा है कि आपकी जो वैल्यू है वो डबल या इस रेशियो में कुछ भी हो रही है, तो आपको रूल ऑफ 72 का ध्यान रखना। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट है तो आप इस वीडियो को बैक करें और फिर से आप इसको समझ लें। दोस्तों, इसी के साथ हमारी जो सीआईबी की जो क्लास शीट थी सीआईबी स्टूडेंट्स के लिए, वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। आज हमने जो ईएमआई का जो क्वेश्चन किया था, वैसा ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपको ईएमआई दी हुई है, आपको टाइम निकालना है। सिंपल कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 9 इज योर होमवर्क। यू प्लीज गो एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन नंबर 9। एंड फॉर जेआईबी स्टूडेंट्स, आई थिंक वी हैव कवर्ड द होल शीट। सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं और सबके आंसर्स भी हमने डिस्कस कर लिए। ये समय है जब आपको अपनी क्लास शीट से आगे बढ़ते हुए आपको असाइनमेंट सॉल्व करना है। Now this is the time when you have to obviously finish your class sheet and then move ahead for your assignment. Assignment has already been uploaded there. I hope you have taken the printout or soft copy, whatever is useful for you. Please solve all the questions. Solve all the questions of time value of money and interest and annuity from any source, whatever they are available. Solve, take a dare and go ahead on Facebook request, on Facebook pages, on WhatsApp groups. Any question related to time value of money or interest and annuity, that's a challenge. It's not out of the concepts discussed in all these videos of this chapter. I hope आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से ये कह देता हूँ कि आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन के साथ साथ बुक को भी अच्छे से समझना है। एक बार आप ये खत्म कर लेंगे, वीडियो का हमारा जो डिस्कशन है, उसके बाद हमारा असाइनमेंट, उसके बाद बुक, इसके बाद आपको किसी भी सोर्स का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है, तो आप ये बात कंफर्म कर लीजिए कि आपको उस क्वेश्चन में कोई भी इशू होने वाला नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है जो आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा है, या जिसको आपको करने के दौरान बहुत दिक्कत महसूस हुई, प्लीज हमें शेयर करिए। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो हमें शेयर करिए। बहुत सारे लोग हमसे लगातार ये कह रहे हैं कि आप लाइव सेशंस क्यों नहीं कर सकते, हम डाउट सेशंस क्यों नहीं कर सकते। As soon as we will have sufficient number of subscribers, we will do that. तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, अपनी जो डाउट्स हैं उसको हमें पोस्ट करते रहिए। We will keep solving that with the lots of wishes. Once again, thank you. Namaskar.